अंधेरे का सबसे चालाक खिलाड़ी। घड़ी की सुइयां 8 पर थीं, मगर पुरानी बस्ती का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। हवा में एक अजीब सी नरमी थी जो रूह को छू रही थी। स्ट्रीट लाइट की उस मैली पीली रोशनी में कोहरा बस यूं ही तैर रहा था, और मकान वो ऐसे खामोश थे जैसे हर दरवाजे, हर दीवार ने कसम खा रखी हो कि अपने अंदर का राज बाहर नहीं आने देंगे। चंदन विहार के उस मोड़ पर मकान नंबर 23 चुपचाप खड़ा है, देखने में इतना मामूली कि शायद आपकी नजर उस पर टिके भी ना। वही फीकी दीवारें, वही पुराना गेट। लेकिन ये खामोशी सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि उस चौखट के उस पार साधारण जैसा कुछ नहीं बचा। अंदर की दुनिया के नियम ही कुछ और हैं। कमरे की हवा में उस रात एक भीनी सी महक घुली हुई थी, शायद वही पुराना परफ्यूम। और कोने में जलते उस टेबल लैंप की मध्यम पीली रोशनी ने कविता के चेहरे को कुछ ऐसे घेरा हुआ था मानो वक्त ठहर गया हो। उसे देखकर बस एक ही ख्याल आया कि यहां से अब कोई नई दास्तान शुरू होने वाली है। कविता को देखकर लगता था कि शरारत और समझदारी ने आपस में सुलह कर ली है। 30 की उम्र और आंखों में वो जानी पहचानी चमक। उसके रूबरू अभिषेक था, वो लड़का जो वैसे तो बड़ा भोला दिखता था, पर आज मामला कुछ और था। वो चुप जरूर था, लेकिन उसके मन के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो रहा था, जैसे कोई बांध टूटने वाला हो। शुरुआत उस दबी हुई हंसी से हुई थी, फिर जैसे वक्त धीमा हो गया, वो हंसी होठों के करीब आकर फुसफुसाहट में बदल गई, और फिर वो बातें भी हवा हो गईं। बचा तो बस एक गहरा सन्नाटा, इतना गहरा कि अब कानों में लफ्ज नहीं, सिर्फ 2 दिलों की बेतहाशा धड़कनें गूंज रही थी। कमरे की हवा गर्म हो रही थी, कपड़ों की खुशबू, नजरों की नमी, सांसों का उतार चढ़ाव, सब कुछ बता रहा था कि अगला पल शायद दोनों की जिंदगी बदल सकता है। अभिषेक। कविता की उंगलियों ने बस धीरे से अभिषेक के हाथ को जरा सा छुआ भर था, मगर अभिषेक को लगा जैसे नंगी तार पकड़ ली हो। पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो जो बीच की एक लकीर थी, बस मिटने ही वाली थी कि तभी उस मनूस घंटी ने गला फाड़ दिया। ट्रिन, इतनी तेज, इतनी चुभती हुई, लगा जैसे किसी ने शीशे के महल पर पत्थर ने मारा हो। वक्त भी कितना गलत था और आवाज कितनी बेरहम। कविता के चेहरे से जैसे खून ही सूख गया। एक ही पल में उसकी सारी रंगत उड़ गई। गले से आवाज नहीं, बस एक डरी हुई कांपती सांस निकली। विक्रम, वो आ गया। एक पल के लिए तो अभिषेक की धड़कनें ही रुक गईं, हलक सूख गया। वो हड़बड़ाहट में इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें दीवारों और फर्नीचर के बीच बस एक ही चीज टटोल रही थीं, एक महफूज जगह जहां वो खुद को दुनिया की नजरों से बचा सके। कविता के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, बस हाथ चला और उसने अभिषेक की कलाई दबोच ली। स्टोर रूम, घुस जाओ फौरन। ऑफर यार, घुस दे गगनमैन। उसने अभिषेक को किसी सामान की तरह अंदर ठेल दिया। वो लड़खड़ाया और उस घुप अंधेरे में ऐसे समा गया जैसे गुल्लक के छेद में सिक्का खनक कर गायब हो जाता है। खट से दरवाजा बंद हुआ और साथ ही रोशनी भी गायब। चारों तरफ बस गाढ़ा अंधेरा। अभिषेक की आवाज में साफ घबराहट थी, जैसे दम घुट रहा हो। भाई, यहां तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, बिल्कुल अंधा मोड़ है। भाई, यहां तो हाथ को हाथ नहीं, पहले जाए। तभी उस घने सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत रेशमी, मगर ऐसी कि सुनकर बदन में सिहरन दौड़ जाए। अंधेरे के उस पार से किसी ने बड़े इत्मीनान से कहा, अंधेरा तो खैर यहीं रहता है, लेकिन मेहमानों की किस्मत रोज रोज नहीं खुलती। अभिषेक अपनी जगह पर बुत बन चुका था। अंधेरे में उसने कांपते हुए पूछा, कौन?
तभी एक आवाज उभरी, बहुत पास, बहुत मासूम, मगर इस वक्त वो किसी धमाके से कम नहीं थी। मैं आरुष हूँ, उम्र 8 साल। क्या आप मेरी वो नीली पतंग खरीदेंगे? क्या आप मेरी वो नीली पतंग खरीदो? अभिषेक का तो कलेजा ही जैसे जुबान पर आ गया। वो हड़बड़ाकर बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? बच्चा एकदम बेपरवाह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अरे यहीं रहता हूं ना, घर है मेरा। अरे यहाँ भी रहता हूँ ना, घर है मेरा। और ये पतंग बस 100 रुपए में दे दूंगा, ले लो। अभिषेक हकलाते हुए बोला, तू पागल है? अभी नहीं। लड़के की आवाज बदल गई। ठीक है तो मैं ठीक है तो मैं बाहर चिल्ला दूंगा, मम्मी मम्मी कमरे में कोई है। अभिषेक का दिल बैठ गया, सांसें जैसे किसी ने दबा दी हो। अरे बस जोर मत मत। बस शोर मत मचाओ। कम कपाते कदमों से झुकते हुए वो बुदबुदाया, रख लो ना ये 125 और मुंह बंद। उसने हंस दिया, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई राज साझा कर रहा हो, मगर उस हंसी के खत्म होते होते वो वजूद भी मिट गया, गायब, एकदम ओझल। दूसरा दिन था, फिर वही कमरा, वही खामोशी, वही कशिश। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और कमरे की हवा धीरे धीरे फिर वैसी ही तेज और गर्म होने लगी थी। अभिषेक और कविता एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े थे जहां जवाबदेही की जिम्मेदारी से बचना आसान था। और फिर वही परिचित ध्वनि गूंथने लगी, ट्रेन ट्रेन, जैसे समय खुद को दोहरा रहा हो। और वे दोनों फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। अचानक फिर वो बैल की आवाज, दिल की धड़कनें जैसे उछल पड़ी, सांस अटक सी गई, फिर तो हलचल मच गई, दौड़ते कदम, इधर उधर की अफरा तफरी, और आखिर में वो पुराना स्टोर रूम, सांसें फूलते हुए। जैसे ही अभिषेक ने दरवाजा पार किया, अंधेरे ने अचानक सांस ले ली। एक धीमी चिपचिपी आवाज, जैसे कोई पुराना साया हिल गया हो। वापस लौट आए अंकल जी। वापस लौट आए मंकिर क्या? अभिषेक का दिल एक पल को ठहरा। ठंडी लहर दौड़ी रीढ़ की हड्डी पर, हैरानी, डर, वो सब मिश्रित। आरुष, ये क्या फिर से? आरुष की आवाज में वही ठहराव था, ना कोई जल्दी, ना कोई डर। इस बार पतंग की जिद नहीं कर रहा। मेरे पास एक हरा मेंढक है, क्या आप उसे खरीदेंगे? अभिषेक ने अपनी आंखें कस के भींच लीं, जैसे वो इस हकीकत को देखना ही नहीं चाहता था। कांपते हुए होठों से बस इतना निकला, कीमत? जवाब तुरंत आया, एकदम पक्के व्यापारी की तरह, सिर्फ 200। क्या करें अंकल, जमाना महंगाई का है, रेट तो बढ़ेंगे ही। अभिषेक को लगा जैसे उसकी सांसें रुक ही जाएंगी। एक ठंडी लहरी छा गई, दिल की धड़कनें थम थम कर रही थीं। ले, अब और आवाज मत कर। वह फुसफुसाते फुसफुसाते डर और निराशा के बीच कहता रहा, जैसे शब्दों को भी रोकना चाहता हो। बच्चा चहकते हुए हंसा, आंखों में चमक के साथ, और फिर जैसे धुंध में घुल गया, अचानक गायब। हिसाब किताब का वक्त तीसरे दिन आया। आरुष के पिता की नजर उसकी जेब में रखे 300 रुपए पर पड़ी। कहां से मिले ये तुझे? उन्होंने पूछा। कहां से बोले बेतलचे? आरुष ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस चुपचाप जमीन को घूरना शुरू कर दिया। गुस्से में पिता की आवाज छत फाड़ गई, चोरी की है ना तूने? चोरी की है ना तूने? उन्होंने बिना एक पल रुके गर्दन से पकड़ा। चल अभी मेरे साथ चर्च चल और एक एक बात कन्फेस कर वहां। चल अभी मेरे साथ साफ भी चल चल। एक बात कन्फेस कर वहां। चर्च का माहौल शांत, ठंडा और रहस्यमय था।
आरुष कन्फेशनल बॉक्स में गया, अंदर घंटी बजाई। दूसरी तरफ बैठे पादरी ने धीरे से पूछा, हाँ बेटा, क्या कन्फेस करना है? हाँ बेटा, क्या कन्फेस करना है? अंधेरे में आरुष ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ बहुत अंधेरा है। यहाँ बहुत अंधकार है। अगले 2 सेकंड में बॉक्स हिल उठा। पादरी प्रैक्टिकली चिल्लान पड़े, तू यहाँ भी पहुंच गया। तू यहाँ भी पहुंच गया। सुन ले बच्चू, यहाँ तेरी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तेरी रखियत नहीं चलेगा। कहते हैं अंधेरे में डर ही नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा शैतान भी रहता है जो 100-200 में पूरी दुनिया घुमा देता है। कहते हैं अंधेरे में डर ही नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा शैतान भी रहता है जो 100-200 में पूरी दुनिया घुमा देता है। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।